मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अरविंद जीएस कम्पिटिटिव क्लास के इस करंट अफेयर के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार पॉइंट के साथ आया हूं। आज तारीख है 29 अप्रैल 2025। आज के वीडियो में क्या क्या रहेंगे तो देखिए, आज हम लोग, क्योंकि 28 अप्रैल 2025 को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो आज पद्म पुरस्कार के बारे में भी बात करूंगा। और आइए देखिए, पहलगांव अटैक के बारे में भी मैं कुछ ऐसा फैक्ट दूंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक नया 28 तारीख को ही शुरू हुआ है ज्ञान पोस्ट, उसके बारे में बताऊंगा। बायो सारथी के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके इसके लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आपकी शेयर, आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब का मैं प्रतीक्षा करता हूं, तो करते रहे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि मैं और नए नए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपको फायदा होता रहे। आप इससे मदद लेकर के आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स को की तैयारी को और मजबूती प्रदान करते रहें दोस्तों। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसमें वह व्यक्ति कौन है जिनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है मृदुलिका झा, ऑप्शन बी में है जीसा एलिजाबेथ, ऑप्शन सी में है सत सुंदर बारिक, ऑप्शन डी में है मैत्री पोरेचा। तो इसमें से किसे दिया गया है? तो इसका आंसर, सही आंसर, जो सही जवाब है वो है मृदुलिका झा को दिया गया है। मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार क्या होते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अगर कोई स्वतंत्र पत्रकारिता करता है, अच्छा पत्रकारिता करता है, तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसे 2025 के लिए हिंदी के क्षेत्र में, किसी अलग अलग क्षेत्रों में भी दिए जाते हैं ये पत्रिका, लेकिन हिंदी में ये दिया गया है मृदुलिका झा को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक आ गया है आपके सामने। देखिए, यही है रामनाथ गोयनका, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह व्यक्ति हमारे इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी इन्होंने पत्रकारिता किया था और उस समय भी कांग्रेस के स्वयं प्रभु सिपल सलाह भी थे। ओके, और अगर आप इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल की जब हुआ था तो इसका भी विरोध किए थे इन्होंने। ओके, तो ये हमेशा से इनकी ये पत्रकारिता से जुड़े रहे व्यक्ति हैं और इन्हें आपातकाल के समय में भी इंदिरा गांधी के विरोध किए थे। ओके, तो इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार शुरू किया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ओके, इनके बारे में और बायोग्राफ जान लीजिए क्या है। देखिए, 3 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा, बिहार से जुड़े हुए हैं ये व्यक्ति। ठीक है, बिहार से हैं। ओके, तो ये सब किस पेशा से हैं? तो मीडिया से हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो जान लीजिए। यही व्यक्ति हैं रामनाथ गोयनका, इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपसे को जो याद रखना है वो क्या रखना है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही व्यक्ति हैं मृदुलिका झा। मृदुलिका झा जो है, यह जो है, इनको मिला है 2025 का पुरस्कार। अब 2025 का पुरस्कार इनको क्यों मिला है, उनको क्यों 2025 का पुरस्कार मिला है, इसके बारे में जानिए। देखिए, ये जो महिला है, ठीक है, ये देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है डंकी रूट के बारे में इन्होंने पत्रकारिता किया है। डंकी रूट के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, जिसके लिए इनको मिला। डंकी रूट क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका जाना चाहता है, यूएसए जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, जानता है कि अगर हम यूएसए कनाडा जाएंगे तो वहाँ हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, हम बहुत पैसा कमाएंगे, अपनी जिंदगी जो है जब उधर ही है। तो ऐसा कोई सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास कोई ऐसा भी क्षमता नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है या बहुत बड़ा रिसर्चर है, तो अमेरिका उसको बुला ले, या फिर बहुत पैसा है तो पैसा खर्चा करके भी अमेरिका जा सकता है। तो ये सब अगर उसके पास नहीं है तो भी अमेरिका वो जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा? तो ये जाने के लिए एक कुछ एजेंट के माध्यम से कुछ पैसा खर्चा करते हैं और किसी ऐसे रास्ता से, जो रास्ता इलीगल रास्ता है, उस रास्ता से अमेरिका जाया जाता है। तो इसी रास्ता को बोलते हैं डंकी रूट। तो जो भी व्यक्ति इस रास्ता को फॉलो करते हैं, उस रास्ता को डंकी रूट कहा जाता है। उसी के माध्यम से अमेरिका बहुत सारे लोग जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद यहाँ पे जो लोग अमेरिका जाते हैं, तो ऐसे जैसे या तो अपराधी होते हैं वहाँ पे, या फिर किसी तरह से जाकर के वहाँ सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, ज़्यादातर इसमें जान माल का भी नुकसान होते हैं, बहुत लोगों को मृत्यु भी हो गया है। ऐसे रास्ता से जाना होता है जिसमें सागर है, समुंदर है, पहाड़ है, बर्फ के रास्ता से भी जाना होता है। कहीं कहीं तो लोग भूखे मर जाते हैं, कहीं डाकू उनको मार देता है। तो बहुत खतरनाक रास्ता होता है, इस रास्ता से नहीं चयन करना चाहिए। डंकी रूट है, तो इसलिए डंकी रूट इसको कहा जाता है। ये ज़्यादातर पंजाब हरियाणा के लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं इस रूट के माध्यम से। ओके, तो इसको उजागर इन्होंने किया था, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी में। ओके, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ओके दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बढ़िया से रामनाथ गोयनका पुरस्कार और इनके बारे में समझ चुके हैं, डंकी रूट के बारे में भी समझ चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हो गया आपको
अगला क्वेश्चन क्या, बायो सारथी पहल है ना, एक पहल है भारत सरकार का, है ना, क्या नाम है, बायो सारथी पहल। यह पहल जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, देखो बायो सारथी पहल, ठीक है, तो बायो सारथी पहल से ही लग रहा है कि ये साइंस की बात करेगा, और साइंस की बात करेगा तो साइंस में कौन कौन सी होगा बताइए? वित्त मंत्रालय साइंस का तो नहीं, ये भी आंसर मतलब शिक्षा हो सकता है, थोड़ा सा इसको रखते हैं। रक्षा ये भी खत्म हो गया, साइंस के बाद इसमें आ रहा है, यानी कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको ये सटीक लग रहा है सी, यानी कि सी ऐसे ही से हो जाएगा, यानी कि सी जो है किस मंत्रालय से, यानी बायो सारथी किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, आइए जानते हैं बायो सारथी क्या है, बायो सारथी के बारे में समझते हैं। देखो बायो सारथी क्या है, बायो सारथी का पूरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप असिस्टेंट एंड रिसर्च हब फॉर इनोवेशन। ओके, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप असिस्टेंट एंड रिसोर्स हब फॉर इनोवेशन। ओके, इनोवेशन के लिए है ना एक तरह का एक पोर्टल है, एक तरह का एक पहल है जो भारत सरकार इनोवेशन के लिए जो भी क्षेत्र में, जैसे कि हमारे क्षेत्र से भी इनोवेशन हो, नया नया खोज हो, बच्चे का दिमाग नया खोज के लिए प्रेरित हो। क्योंकि स्कूल में हम लोग देखते हैं कि कोई कोई बच्चा है जो 99% ले आता है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसे बच्चे हैं जो इतना नंबर ले आते हैं, लेकिन उनका दिमाग पता ना कहाँ चला जाता है, आगे चल करके उनको ये भारत जैसे इतना लाने का मतलब है कि दिमाग बहुत शार्प होगा, है ना। भारत सरकार उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो वह माइंड जो है इनोवेटिव हो सकता है, वह वैज्ञानिक हो सकता है, नया नया खोज कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार का यह जो है इनोवेशन के क्षेत्र में काफ़ी अभी ये कार्य चल रहे हैं, सरकार एक्टिव है। इसके लिए यह पहल शुरू किया गया है बायो सारथी, ताकि इस तरह के जो जितना भी लोग अगर इनोवेटिव हैं उनको हर तरह की सुविधा दिया जाएगा। यह लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन करना, ताकि अधिक से अधिक इनोवेशन हो, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, ओके, उद्यमिता विकास करना, नेटवर्किंग को बढ़ाना, ये सारा चीज इसका उद्देश्य है बायो सारथी का। ठीक है, बायो सारथी का कुल मिलाकर के समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप असिस्टेंट एंड रिसोर्स हब फॉर इनोवेशन। ठीक है, ये है इसके पहल। कोई दिक्कत? बायो सारथी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये किसके द्वारा किया गया ये याद रखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो क्या है? ज्ञान पोस्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, हाल ही फिलहाल ये कल ही के डेट में ये लॉन्च किया गया है। हमारे संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है ज्ञान पोस्ट। या ज्ञान पोस्ट क्या होते हैं जी? क्या इसका ऑप्शन जो दिया है क्या वो है हो सकते हैं? देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है बुद्धिमत्ता का पोस्ट करना, यानी कि आपके पास जितना माइंड है, जितना टेक्नोलॉजी, आपके बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस जो है उसका पोस्ट करना, किसके पास भेजना, क्या ये हो सकता है? ओके, तो ये नहीं है, गलत हो गया इसका। पोस्ट ऑफिस की मदद से ज्ञान का प्रसार करना, ये हो सकता है? तो नहीं, ये भी नहीं है। ओके, क्या है? सी देखिएगा, पुस्तक और अध्ययन सामग्री को किफायती डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराना। ओके, आंसर यही सही है, यानी कि पोस्ट के माध्यम से किसी भी पुस्तक, जैसे कोई अध्ययन का पुस्तक हो, ठीक है, यानी कोई स्टूडेंट जो है कोई पुस्तक कहीं से मंगाना चाह रहा है, ओके, तो वह स्टूडेंट के लिए कहीं से पुस्तक आ जाएगा उसके पास, और ये कम पैसा लगेंगे। अगर मैं अभी दिल्ली से अगर मैं किताब मंगाऊं, तो दिल्ली से मैं किताब मंगाऊंगा तो जो खर्चा पोस्ट का आएगा, ओके, वो जो सबको लगता है वो मुझे भी लगेगा, लेकिन मैं पढ़ने के लिए अगर कोई किताब आज मंगा रहा हूँ तो उसके लिए यह जो है हमारा खर्चा बहुत कम होंगे। ओके, तो दिल्ली हो या कहीं से भी मैं अगर वहाँ से किसी भी तरह का पुस्तक मंगाऊँ, पुस्तक मंगाने का मतलब पढ़ने के लिए, अगर आप व्यापार करने के लिए आप किसी तरह का ये परिवहन करते हैं तो वो इसमें नहीं आता है। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, रिलीजियस बुक्स मंगा रहे हैं, या आप अगर सिलेबस का कोई किताब मंगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ बहुत किफ़ायती दाम लगेंगे, लाने में जो खर्चा होगा बहुत कम लगता है। जैसे कहा जाता है 300 ग्राम, इसे बताया गया 300 ग्राम में 20 रुपये लगेगा। ओके, अगर 300 ग्राम से लेकर 5 kg तक के अगर मंगाते हैं तो मुश्किल से 100 रुपये लगेंगे आपको मंगाने में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अब जबकि डाक विभाग में अगर आप इतना मंगाते हैं किसी और सामान, तो आपको बढ़ता चला जाएगा पैसा, इसलिए है ना ये किफ़ायती सुविधा उपलब्ध किया गया है। ओके, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि दूर दराज में कहीं भी स्टूडेंट बैठा हुआ है तो कहीं से भी अपना पुस्तक वो आसानी से मंगा सकता है, उसको पुस्तक मंगाने में किसी तरह के कोई ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसलिए शिक्षा का प्रसार हो इससे, है ना, इसलिए किया गया है। ओके, तो ये किसके द्वारा किया गया? पोस्ट ऑफिस मतलब संचार व्यवस्था। तो संचार के तो संचार मंत्री कौन है अभी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो संचार मंत्री हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म, की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रहा है? 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए में 149 लोगों को, ऑप्शन बी में 113 लोगों को, ऑप्शन सी में 119 लोगों को, ऑप्शन डी में 7 लोगों को। ओके, तो इसमें आंसर सही कौन सा है? आंसर सही ए है। ओके, यानी कि 149 लोगों को 139 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। ठीक है, और 139 में देखिए, 139 में केवल पद्म पुरस्कार, 139 में क्या क्या है? तो देखिए
पद्म पुरस्कार जो है 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक दिया जाता है पद्म श्री, एक दिया जाता है पद्म विभूषण, एक दिया जाता है पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है जो 7 लोगों को मात्र दिया गया। पद्म भूषण कितना होता है? पद्म भूषण, ठीक है, ये 19 लोगों को दिया गया। और पद्म श्री कितना होता है? 113 लोगों को दिया गया। ठीक है, ओके, 3 कैटेगरी होते हैं। सबसे उच्च पुरस्कार पद्म में जो होता है वो होता है पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण दूसरा नंबर पर होता है जो 19 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री सबसे नीचे का होता है जिसमें 113 लोगों को दिया गया है ना। तो पद्म श्री जो होता है ज्यादातर लोगों को पद्म श्री दिए जाते हैं, बहुत सारे संख्या में पद्म श्री दिए जाते हैं, जबकि 3, 4, 5, 7 इस तरह से दिए जाते हैं आपको पद्म विभूषण। आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, है ना, इस वर्ष जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2025 की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कुल है 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 है पद्म भूषण है, तो 113 है जो पद्म श्री शामिल है। ओके दोस्तों, इनमें से देखिए कुछ और फैक्ट जान लीजिए। इनमें से 29 महिलाओं को दिया गया है, 10 विदेशी को दिया गया है, 13 मरणों उपरांत को सम्मानित किया गया है। दोस्तों कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। सब याद नहीं रखना है, केवल पद्म विभूषण वाला याद रखिएगा। पद्म विभूषण वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दे, है ना। पद्म विभूषण में किसे किसे दिया गया है ना। तो पहला पुरस्कार जो है आपको देखिए बुद्धबुर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। ये चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। न्यायमूर्ति श्री जगदीप सिंह खेहर को दिया गया है। ये भी सार्वजनिक मामले के मतलब न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति हैं, है ना, ये चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया है। ये गुजराती के कलाकार हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया, ये भी कलाकार हैं, कर्नाटक के हैं। ओके, MT वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया, इनके बेटी को दिया गया था। ओके, ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, केरल के रहने वाले हैं। ओके, ओसामू सुजुकी नाम सुनिए, ओसामू सुजुकी को दिया गया है, उद्योगपति हैं। मारुति सुजुकी के नाम सुने होंगे, है ना। तो मारुति सुजुकी के ये संस्थापक हैं ओसामू सुजुकी, जो जापान के रहने वाले हैं, है ना। तो ये एक विदेशी हो गए, इनको दिया गया है। ओके, है ना। ये सुजुकी जो भारत में भी कंपनी है सुजुकी का, है ना, तो इससे जुड़े व्यक्ति हैं ओसामू सुजुकी, इनको दिया गया है। ठीक है, शारदा सिन्हा जो लोक गायिका है, बिहार से हैं, छठ के गीत गाती हैं। ओके, है ना, गाती थी ये, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। इनकी मृत्यु हो गया है हाल ही फिलहाल। ओके, तो अभी जो है कल के डेट में जो दिया गया मरणोपरांत इनको घोषणा किया गया है। ओके, कौन? शारदा सिन्हा, ये मरणोपरांत दिया गया। कला के क्षेत्र में गायिका है और बिहार से रहने वाली है, बिहार के हैं। ठीक है, ओके, और छठ के गीत काफी फेमस है इनका। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आ गया पद्म भूषण। पहला नंबर पर होता है पद्म विभूषण, याद रखेंगे पद्म विभूषण। देखिए एक्चुअली देखो सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होते हैं, भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें उसके बाद कौन होता है तब पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण। उसके बाद कौन होता है तब पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक है, कौन होता है? पद्मश्री। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में नागरिकों को देने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो याद रखेंगे दोस्तों। ओके, है ना। तो इस वर्ष भारत रत्न नहीं दिया गया है। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था, है ना, जिसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिसमें आपको क्या बोलते हैं PV नरसिम्हा राव थे, MS स्वामीनाथन थे, और एक और थे, क्या बोलते हैं उनका, चौधरी चरण सिंह थे। तो इन लोगों को भारत रत्न दिया गया था 2024 में। ओके, इस वर्ष जो पुरस्कार भारत रत्न नहीं दिया गया, बाकी 139 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यह है पद्म भूषण जो दूसरा नंबर पर पद्म पुरस्कार में है। ओके, इसमें 19 लोगों को दिया गया है। इसमें जो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आपके लिए, अपने अपने फील्ड में जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो याद रखना है केवल। इसको बहुत सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी 7 वाला जो मिला है पद्म विभूषण उसको याद रखने की जरूरत है। ओके दोस्तों, है ना, जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसके वजह से जो क्रिकेट से संबंधित होंगे या कुछ और से संबंधित होंगे। जैसे देखो 10वां नंबर पर आप देखिएगा PR श्रीजेश। ठीक है, ये PR श्रीजेश जो है आपको हॉकी के गोलकीपर रहे हैं। ओके, इनको दिया गया है PR श्रीजेश को। ठीक है, ओके, इसी तरह का जो नाम आपको इंपॉर्टेंट दिखे वह नाम आप याद कर लीजिएगा। पंकज उदास के बारे में जानते होंगे, पंकज उदास जो है गजल गायक थे। ओके, तो इनको भी दिया गया है। ठीक है, पंकज उदास के बारे में, शेखर कपूर, ये सब को दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मनोहर जोशी को भी दिया गया है इसमें, है ना। सूर्य प्रकाश को दिया गया है। ये सब विवेक ओबराय को भी है। देखिए विवेक ओबराय के नाम सुने होंगे, है ना। माफ करेंगे, ओबराय नहीं, देवराय है, ये दूसरा है। ये हीरो वाला विवेक ओबराय नहीं है, देवराय, याद रखेंगे। विवेक देवराय है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जतिन गोस्वामी हैं, जोश चाको हैं, कैलाश नाथ दीक्षित हैं, मनोहर जोशी हैं, नल्ली कुपुस्वामी चट्टी हैं, है ना,
तो ये सारे लोगों को दिया गया है। इसको आप एक देखिए, एक और याद रखिएगा, 18वां नंबर पर जो है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबा समय तक। ओके, तो इनको भी दिया गया है, इनकी भी मृत्यु हो गया, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। इनकी पत्नी ने उस पुरस्कार को रिसीव की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, है ना, ये हो गया पद्म। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पद्म श्री 113 लोगों को दिया जाता है। तो 113 का 13 नाम नहीं है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे है भीम सिंह भावेश, है ना, बिहार के हैं। जो अपने अपने राज्य वाला याद रखेंगे। भीम सिंह भावेश बिहार के रहने वाले हैं। हेमंत कुमार दावा बिहार के रहने वाले हैं। किशोर कुणाल सिविल सेवा, ये बिहार से हैं। श्रीमती निर्मला देवी कला, ये बिहार से। जो बिहार से मिला है वो है विजय नित्यानंद सुरीवर सिंह जी महाराज, ये भी बिहार से आध्यात्मिक गुरु हैं। अरिजीत सिंह कला पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीमती अरुणधति भ्रष्टाचार, ये व्यापार और उद्योग में है, महाराष्ट्र से हैं। चंद्रकांत सोमपुरा, ओके, है ना। तो ये सब वो भी, इसमें जितना भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो केवल आप अपना याद रख लीजिए, क्योंकि आपके राज वाला सब को याद रखिए, क्योंकि हो सकता है राज के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दोस्तों। ओके, है ना, सब याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार केवल आप पढ़ लीजिए और आपको ध्यान में रहेगा तो बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके। देखिए इसमें देखिए एक हो गया शेखा अल सबा, ये कुवैत के हैं। देखिए दावा के क्षेत्र में ये है शेखा अल सबा, ये कुवैत के हैं। ठीक है, अरविंद शर्मा, ओके, ठीक है, ये कनाडा के हैं, अरविंद शर्मा, है ना, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। भाई भारतीय, लेकिन ये कनाडा में जाकर कर्नाटक की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, इसलिए। आर अश्विनी, खेल और क्रिकेट, ये आर अश्विनी ये क्रिकेटर हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यही व्यक्ति हैं जिनको भारत विभूषण मिला है, विभूषण। ठीक है, पद्म में सबसे उच्च पुरस्कार होता है वो विभूषण होता है, विभूषण मिला है। ये कौन है? वासुदेवन नैयर, है ना, श्री एम टी वासुदेवन नैयर को मिला है। ठीक है, लिटरेचर के लिए मिला है, एजुकेशन, शिक्षा एवं लिटरेचर के लिए, साहित्य एवं शिक्षा के लिए, केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको मिला है ना। ये इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये व्यक्ति हैं देखिए डॉक्टर देवुर नागेश्वर रेड्डी, है ना, ये चिकित्सक है, मेडिसिन, और तेलंगाना के हैं, इनको भी मिला है। ओके, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। ठीक है, 2025 का। ओके, देखिए एक है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी पद्म पुरस्कार में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। ओके, ये 8 हैं, कर्नाटक के हैं, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि डॉक्टर लक्ष्मी सुब्रमण्यम किस राज्य से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से, है ना। कौन सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, संगीत से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, श्री यही है सुजुकी साहब, वो सामू सुजुकी, है ना, जापान के रहने वाले हैं, है ना। ये जो है ट्रेड इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगपति हैं। सुजुकी कंपनी को जानते होंगे, है ना, तो वही सुजुकी कंपनी के ये मालिक हैं। ओके, तो इनको दिया गया है आपको पद्म विभूषण दिया गया है ना। सभी पद्म विभूषण को यहाँ पे लिस्टेड किए हैं दोस्तों। आगे है अगला 5वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पहलगांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तब पहलगांव किस राज्य में है? लद्दाख में है। ऑप्शन ए में लद्दाख, ऑप्शन बी में जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आप लोग सब जानते होंगे, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर में पहलगांव है, जहां अभी हाल फिलहाल में ही आतंकवादी हमला हुआ है दोस्तों, एक अटैक हुआ, हीनियस क्राइम हुए हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें यहाँ इस वर्ष जो हुए हैं काफ़ी डरावना है। और पिछले वर्षों से, पिछले जब भी आतंकवादी हमला होते थे, इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि इस वर्ष पहली बार जो व्यक्ति आतंकवादी है वो किसी के धर्म पूछ करके गोली मारा है दोस्तों। ओके, तो आइए देखिए इसमें इसका इंपॉर्टेंट कुछ लाइन मैंने लिखा है, यहाँ पे लिस्टेड किया है। देखिए पहलगांव हमले के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह कब हुआ था, तो ये डेट याद रखिए, 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, बैसरन घाटी है जहाँ हुआ था, वह कौन सा घाटी के नाम से जाना जाता है? बैसरन घाटी, है ना, पहलगांव के पास बैसरन घाटी है। ठीक है, यह अभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है वह कौन सा जिला में है? तो अनंतनाग जिला में स्थित है। पहलगांव जो है अनंतनाग जिला में स्थित है, और ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, जबकि जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, राज्य नहीं है। ओके, है ना। देखिए कितने लोगों को हताहत हुआ है? तो 26 लोगों को हताहत हुआ है। यहाँ तक 27 भी न्यूज में चल रहे हैं, तो 27 भी रह सकते हैं। ओके, तो 26 लोग तो याद रखेंगे। ठीक है, पर्यटक सबके सब पर्यटक थे। ठीक है, सभी पर्यटक थे, है ना। एक वहाँ के लोकल लोग को भी गोली लगा है। ठीक है, कई घायल हुए हैं, और घायल भी कई लोग हुए हैं। हमलावर सैन्य शैली की वर्दी पहने हुए थे, यानी कि हमलावर जो थे, हमलावर करने वाले वो सेना के वर्दी पहने हुए थे, तो लोगों को लगा कि ये सेना है या आर्मी का कोई जवान है, ये लगा होगा। ओके, है ना। लक्ष्य यानी कि लक्ष्य क्या था? तो धार्मिक पहचान के आधार पर गैर मुस्लिम पुरुष पर्यटकों को लक्ष्य बनाया गया था। धार्मिक पहचान के आधार पर कहा जाता है कि पूछा जाता था कि कौन धर्म के हो, तो हिंदू, तो गोली मार देता था, कुछ इस तरह का। अगर कोई बोल दिया कि मुस्लिम है, तो उसको कपड़े उतार करके चेक किया जाता था कि यह मुस्लिम है कि हिंदू है, इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये लेकर के, है ना, अगर पता चलता था कि हिंदू है तो उसको गोली मार देता था। इस तरह का वारदात, हीनियस क्राइम हुए हैं, यह पहली बार भारत में आतंकवादियों के द्वारा किया गया है ना, जिससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोग कहते थे
कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह धर्म पूछ के मार रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का भी एक धर्म है। ओके, तो ये सब चीज़ अभी डिबेट के बात डिबेट की मतलब मुद्दा जो है अभी मीडिया में गर्म है दोस्तों। ओके, भारत सरकार भी इसमें काफ़ी चिंतित है। भारत सरकार ये, क्योंकि ये जो आतंकवादी है, देखिए ये आतंकवादी जो है इन्होंने जिम्मेवारी भी लिया है। देखिए किसने जिम्मेवारी लिया है? द रेसिस्ट फ्रंट TRF नाम सुने, TRF न्यूज में अब चल रहा होगा, TRF ने इसका जिम्मेवारी लिया है। ये कौन है? ठीक है, जिसे लश्कर ए तैयबा का प्रतिनिधि माना जाता है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का एक आतंकवादी ग्रुप है। ओके, तो ये पाकिस्तान का ही इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को हम जो है काफ़ी अभी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी चल रहा है। हो सकता है युद्ध का माहौल भी बनता जा रहा है, तो युद्ध को भी आपको देखने को न मिल जाए। ओके, तो क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के कार्रवाई कर चुके हैं, यहाँ तक कि सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता के बारे में मैं इससे पिछले वाले वीडियो में जरूर बनाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा, तो पूरी तरह से सिंधु जल समझौता समझ में आ जाएगा। सिंधु नदियों के बारे में भी आपको बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। ओके, तो ये हो गया आपको। देखिए पहलगांव कैसा है, देखिए ये कितना सुंदर दृश्य पहलगांव का है, लेकिन अभी यह वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ कोई अभी लोग नहीं जा रहे हैं। ओके, यह सैलानियों से, टूरिस्टों से भरा रहता था यह, और ये जो है आपको जम्मू कश्मीर के ये सब इलाका जो है टूरिस्ट के लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि भारत का ये स्वर्ग है, जम्मू कश्मीर का ये स्वर्ग है। ओके, स्विट्जरलैंड है जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र। ओके, लोगों का फर्स्ट चॉइस होता था यहाँ, लेकिन अभी आतंकवादियों के इतना हमला होने के कारण देखिए अब क्या होते हैं, आगे देखते रहिएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा हो गया, समाप्त हो गया सारा क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करके क्या होता है, जो बेल आइकन के दबा देंगे, ऑल दबा देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, लाइक तो उसको लाइक जरूर करेंगे वीडियो को ही। ओके, कमेंट में भी आप अच्छे अच्छे बातों को लिखिए, आप क्या सोचते हैं ये पहलगांव अटैक के बारे में, उसके बारे में आप जरूर हमें अपना विचार दीजिए। दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वह भी आपके दोस्त भी का भी तैयारी मजबूत हो सके दोस्तों। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है दोस्तों। ओके, तो आप यहाँ तक रहे होंगे, इसका मतलब आप एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियस रूप से तैयारी करना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लगे रहिए इसी तरह से हमारे इसी प्लेटफॉर्म में हर एक दिन वीडियो आते रहता है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर के वीडियो आप यहाँ से लेते रहें। हमें लगता है कि अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। करंट अफेयर का टेंशन आप दूर रखेंगे, है ना। आपका सारा करंट अफेयर क्वेश्चन देखते ही सारा क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। ओके, इसको यहाँ तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।